आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्रभाष जोशी मेमोरियल लेक्चर के लिए निमंत्रित किया। मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर, सर विजिबल सर। थैंक यू। तो मेरा ये मानना है कि प्रभाष जोशी का जो उन्होंने जनसत्ता शुरू की और उसके बाद बहुत सारा काम किया और एक परंपरा शुरू की कि जर्नलिज्म में एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। जब हम एक पैंडेमिक के बीच में गुजर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया में, ब्रेकिंग न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो लोगों को डरा देती हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, चाहे वो वैक्सीन के बारे में हो, चाहे कोविड के बारे में हो, और उससे काफ़ी हद तक लोगों में परेशानी पैदा हो जाती है। इसलिए जर्नलिज्म का जो ट्रू मतलब है, वो मुझे लगता है कि हमें फिर से उसके बारे में विचार करना चाहिए। आज जो मैं आपसे आपके से बात करूँगा, वो बेसिकली कोविड-19 के बारे में है और वो आगे क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में कुछ मैं कहना चाहूँगा। पहले मैं यही शुरू में बताना चाहूँगा कि कोरोना है क्या और हम आगे वाली वेव से कैसे हम बच सकते हैं और वैक्सीन का क्या हमारे पूरे इस लड़ाई में महत्व है। कोरोना एक वायरस के कारण है और एक वायरस जो है वो एक बहुत यूनिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये मेरी स्लाइड्स दिख रही है वो बीच-बीच में? नहीं सर, स्लाइड आपका बीच में बंद हो रहा है सर आपका। हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब दिख रही है? जी सर, जी अब विजिबल है सर। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वायरस जो है वो एक जो हम कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये किसी भी होस्ट के जैसे ह्यूमन है, व्यक्ति के सेल के अंदर जाके उस सेल की मशीनरी को ये फोर्स करता है कि वो उसी की कॉपीज बनाए। अकेले में अलग से ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसको एक होस्ट चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर वो जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है। और कोरोना इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो लैटिन का वर्ड है कोरोना, वो क्राउन के नाम से, और ये जो वायरस है अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखें तो ये क्राउन की तरह लगता है, क्योंकि इसके बाहर जो प्रोजेक्शंस आते हैं, जैसे हम सूरज की किरणों के बाहर देखते हैं, वो जो क्राउन लाइक अपीयरेंस है जिसके कारण हम इसको कोरोना वायरस कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक वायरस जो है ये बैट्स में पाया जाता है और कई ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो अब स्पीसीज जंप कर रहे हैं, यानी कि वो बैट्स में है और किसी एनिमल या बर्ड्स में है और वो फिर इंसान में आके अपना इन्फेक्शन फैलाना शुरू करते हैं। और ये आज पिछले 15-20 सालों में बहुत देखा गया है। बर्ड फ्लू था, सार्स था, मर्स था, इबोला है, जीका है, स्वाइन फ्लू था। और ये इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारे जो द वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर, ज़्यादा ट्रैवल है, डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है, क्राउडिंग ज़्यादा हो रही है, और इस सब के कारण ये जो इन्फेक्शंस हैं ये ज़्यादा फैल रहे हैं और अगले कई सालों में हम ये देखेंगे कि इस टाइप के आउटब्रेक्स और भी होंगे। अगर हम कोविड की बात करें, दिसंबर 31 2019 को पहला केस रिपोर्ट हुआ था चाइना में, और उसके बाद फिर डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था 11 मार्च 2020 को, और उसके बाद केसेस बढ़ते गए। भारत में भी ये सेकेंड वेव जो है इस साल अप्रैल मई में आई। तो भारत में पहला केस 30 जनवरी 2020 में हुआ था, जो मेडिकल स्टूडेंट चाइना से केरल आए थे, और एक जो स्टूडेंट है उसको फिर से इन्फेक्शन हो गया अब कुछ दिन पहले। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, नेशनल वाइड लॉकडाउन। सितंबर में पिछले साल हमारा पहला पीक हुआ था,
जनवरी में हमारी वैक्सीन लॉन्च हुई और इस साल मार्च और मई के बीच में हमने एक बहुत ज़्यादा सेकंड केसेस देखे जो सेकंड वेव में हुए थे। भारत का अगर हम बर्डन की डिजीज की बात करें तो हमारे यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं कोविड के, जिनको कोविड हुआ है, और 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है कोविड के कारण। नंबर ये ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, पर मिलियन के हिसाब से देखें, तो ये नंबर काफ़ी कम है। अब अगर हम अभी की डेटा देखें तो अब हम सेकेंड वेव से काफ़ी नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे केसेस काफ़ी हैं, 40,000 से के करीब रोज केसेस आ रहे हैं। तो अभी हम सेकेंड वेव से पूरी तरह से निकले नहीं हैं, लेकिन पहले के मुकाबले हमारे अब केसेस काफ़ी कम हुए हैं। अगर हम 100 साल पहले जाएं, 1918 की बात करें, जो स्पेनिश फ्लू की बात करें, तब भी 3 वेव्स आई थी। दूसरी वेव सबसे ज्यादा खतरनाक थी, और वो इसीलिए आई थी कि लोगों ने पहली वेव के बाद सोचा कि अब फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा जो है, खत्म हो गया है। हम सब लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, जहाज से लोग ट्रैवल नहीं करते थे, और दवाइयाँ भी बहुत कम थी, लेकिन तब भी सिर्फ क्योंकि लोगों ने सावधानी नहीं बरती, सेकंड वेव आया, और उसके बाद कुछ हफ्तों बाद एक थर्ड वेव भी आया था। अगर हम तब की बात करें तो तब 1918 1919 में जब भारत ब्रिटिश इंडिया के में था, तब भी 7 से 10 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, और तब हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 389 मिलियन थी। तो हम ऐसे पैंडेमिक से एक दफा गुजर चुके हैं 100 साल पहले। और अगर हम तब की चित्र देखें, ये यूएस की एक चित्र है जो तब के है, और ये आज का भी कोई कोविड केयर सेंटर हो सकता है जहाँ पे पेशेंट्स हैं, 2 गज की दूरी है, और सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। तब भी पब्लिक गैदरिंग्स बंद थी, लॉकडाउन था, सब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत पड़ी थी, और काफी ज्यादा डेथ्स हुई थी, जिसके कारण जो कैस्केट्स हैं उसकी शॉर्टेज भी हुई थी। इसी के बारे में मैंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा था कि 100 साल हो गए हैं उस पैंडेमिक को, लेकिन अभी भी हमें तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम वनरेबल हैं, और पैंडेमिक अब आएंगे, क्योंकि पिछले 15 साल में हम देख रहे थे कि कई आउटब्रेक्स हो रहे थे। तो सेकेंड वेव क्यों हुआ? और सेकेंड वेव इसीलिए हुआ जिसमें हमने बहुत ज़्यादा त्राही देखी, क्योंकि कुछ हद तक रिलैक्सेशन हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के। लोगों ने ये समझा कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हम कोविड से निकल आए हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठे होनी शुरू हो गई। और नए वायरस ने भी नए म्यूटेशन लिए, जिसके कारण वो ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हुआ, चाहे वो अल्फा वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो, और इसके कारण हमने एक नई वेव देखी। आगे वेव का कारण क्या हो सकते हैं? एक तो यही हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी आस्ता आस्ता अगर कम होगी तो हमें फिर से इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, जैसे हमने उस लेडी में देखा जो पहला केस था भारत में, मेडिकल स्टूडेंट, जिसको फिर से कोविड हो गया है। नए वेरिएंट्स आ सकते हैं जो वैक्सीन की एफिकेसी को कम कर सकते हैं, और नए वेरिएंट्स ऐसे भी आ सकते हैं तो ज़्यादा जल्दी फैल सकते हैं। और साथ साथ में जैसे जैसे लॉकडाउन कम होगा, लोग मिलना जुलना शुरू होगा, ट्रैवल शुरू होगा, तो वायरस भी उसके साथ फैलेगा और केसेस बढ़ सकते हैं। कई लोगों ने प्रेडिक्शंस की है, मॉडलिंग की है। ये आईआईटी का एक मॉडल है जिन्होंने ये दिखाया है कि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ही उठा दें, और वायरस भी ऐसा आ जाए जो बहुत ज़्यादा इम्यून एस्केप कर पाएगा, तो हमारी अगली लहर जो है वो दूसरी लहर से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस रखें और वायरस भी ठीक रहेगा, तो हमारे केसेस जो है इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे कि, और और अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखें तो हमारे केसेस और कम होंगे। ये हमें इसलिए वार्निंग है क्योंकि अगर हम यूरोप में देखें, यूके में देखें, तो यूके में केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। जुलाई के महीने में केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, और उसमें केसेस अब 30,000 से ज़्यादा रोज आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात भी है कि ऑल्दो यूके में केसेस बढ़े हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस या हॉस्पिटल के कारण जो डेथ्स हैं वो नहीं बढ़ी हैं, और ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब वैक्सीन जो है हमें हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रही है। कई अब नए वेरिएंट्स आए हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं, और वो इसीलिए हैं कि क्योंकि अगर वायरस एक नया वेरिएंट बनता है, म्यूटेट करता है, तो वो ज़्यादा फैल सकता है, कभी कभी वो ज़्यादा सिवियर डिजीज कर सकता है, और कभी ऐसा वेरिएंट बन सकता है जो वैक्सीन के असर को कम कर सकता है, और इसीलिए
ये बात जो है ये ध्यान से हमें देखनी चाहिए कि क्या क्या वेरिएंट्स आ रहे हैं। हमारी टेस्टिंग बढ़ी है। एक टाइम था जब हमारे पास 10-15 ही लैब्स थी, अब हमारे पास 2,500 से ज़्यादा लैब्स हैं। 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम रोज कर रहे हैं और रोज हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखने के लिए कि म्यूटेशन हो रहा है या नहीं, हमने कई लैब्स भी खोली हैं जो इंसागॉग के नाम से हैं, जो अब ऑलमोस्ट 30 लैब्स हो गई हैं, जो भारत में कोई नया वेरिएंट आए तो उसको जल्दी से पकड़ सकती हैं। कई वेरिएंट्स हैं जिनके अब नाम दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। फिकर डेल्टा वेरिएंट का है जो भारत में शुरू हुआ था B16172, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो एक तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन है, बहुत जल्दी फैलता है, और दूसरा कुछ हद तक वैक्सीन की एफिकेसी को भी कम करता है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं? आगे के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ रेगुलरली धोएं, तभी हम बच सकते हैं। वैक्सीन जितनी ज़्यादा हम जोरी से आगे बढ़ाएं तो उस तभी हम सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बच सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे केसेस बढ़ें वहाँ पे लॉकडाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये 1918 में भी देखा गया कि जिन क्षेत्रों में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी वहाँ पे डेथ्स भी कम हुई और वहाँ पे रीस्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग और काम काम भी जल्दी से फिर से शुरू हो पाया। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा लीनियंट पॉलिसीज थी उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हुई और बहुत लंबा टाइम लगा नॉर्मल सिचुएशन को वापस आने के लिए। वैक्सीन जो है हमारे पास बहुत वैक्सीन अब आ रही हैं और ये एक हमारे पास ऐसा हथियार है जो इस पैंडेमिक से हम बाहर आ सकते हैं। 2.2 बिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं अब, और इससे ये लगता है कि ये सेफ हैं, इफेक्टिव हैं। कुछ लोगों के कई प्रश्न अभी भी रहते हैं कि ये एक्चुअली सेफ हैं या इफेक्टिव है, ये क्या बीमारी को बचा पाए, हमें बीमारी से बचा पाएंगी, कितनी लंबा इनका असर रहेगा, और जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उससे भी क्या हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन हमें कैसे हेल्प करता है। 60 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स ह्यूमन ट्रायल में है और 180 से ज़्यादा प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। वैक्सीन जो है कुछ हद तक हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, जिससे हमें बिल्कुल ही कोविड ना हो। फिर लेकिन ज़्यादातर हमें वो डिजीज से प्रिवेंट करता है कि जिससे हमें अगर कोविड होगा तो आगे वो फैलेगा नहीं, बहुत माइल्ड होगा, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगी, आईसीयू में एडमिशन नहीं होगी, डेथ नहीं होगी, और कुछ हद तक वो ट्रांसमिशन भी रोकता है। हमारे पास अब 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, और ये भारत में अब अवेलेबल हैं। भारत में कई और वैक्सीन आ रही हैं, जैसे जाइडस कैडिला की जाइकोवी जो डीएनए वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स जो है बायोलॉजिकल बी का एक प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन भी है, जिनोवा भी अपनी एक वैक्सीन इस साल के एंड तक शुरू कर देगा, और भारत बायोटेक एक नेजल स्प्रे की वैक्सीन भी बना रहा है। तो भारत में अब कई वैक्सीन जो है वो अगले 4-6 महीने में आने शुरू हो जाएंगी, और वैक्सीन जो है इसलिए आस्ता आस्ता वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी हिसाब से जो बाहर वैक्सीन बन रही हैं, मॉडर्ना और फाइजर, ये भी अब हमारे देश में जल्दी आ सकती हैं। वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 67% से 95% तक है, और ये स्टडीज पे डिपेंड करता है, लेकिन बाय एंड लार्ज सारी वैक्सीन इफेक्टिव हैं, और 19-20 का ही फर्क है अगर हम उनकी फील्ड कंडीशन में एफिकेसी देखें। ये हमने आर्टिकल पब्लिश किया था जो हमने भारत बायोटेक की वैक्सीन देखी थी, उस ग्रुप के साथ हम भी ट्रायल में एक हिस्सा हमने लिया था जिसमें दिखाया था कि वैक्सीन कामयाब है। और अब जो हम कोवैक्सीन की बात करते हैं उसकी एफिकेसी भी अच्छी है, 78% एफिकेसी है, और जो नया स्ट्रेन है डेल्टा स्ट्रेन उसके उसके अगेंस्ट एफिकेसी 65% है। अब हमारे वैक्सीन जो रिस्पांस है वो बहुत तेजी से चला हुआ है। ऑलमोस्ट अब अगर हम आजकल के आंकड़े देखें तो हम ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं, जो हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, जो एटलीस्ट फर्स्ट डोज, एक डोज लोगों को जो वैक्सीन मिल चुकी है। जो नए स्ट्रेन आए हैं जिसके हम डेल्टा स्ट्रेन की बात करते हैं, अगर हम डेटा देखें तो अभी तक जो भी डेटा आया है, स्पेशली जैसे मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन है, वो ये दिखाता है कि ये वैक्सीन अभी भी इनके अगेंस्ट कामयाब है। वैक्सीन की एफिकेसी कुछ कम हो सकती है पर अभी भी ये कामयाब है। इसी तरह से कोवैक्सीन का डेटा देखें जो आईसीएमआर ने पब्लिश किया है कि कोवैक्सीन भी इफेक्टिव है इस म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट। और जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने पब्लिश किया था अपना डेटा कि अगर हम 2 डोजेज लें कोविशील्ड की तो वो भी इफेक्टिव है इस वैक्सीन, इस न्यू स्ट्रेन के अगेंस्ट। इसलिए वैक्सीन अभी भी कामयाब है, और हमें वैक्सीन जो है सब लोगों को, जो जिन जिन लोगों को वैक्सीन की लगाने की बारी आती है, लगा लेनी चाहिए। ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसने यही दिखाया है कि अगर 2 डोज लो तो उसकी एफिकेसी जो है
जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट अच्छी है। और ये एक और पेपर है जिसने फिर से यही दिखाया है कि जो फाइजर की वैक्सीन है वो भी इस नए वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो वैक्सीन अभी तक भी कामयाब है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि आगे ऐसे वेरिएंट्स आएंगे जहां वैक्सीन कामयाब नहीं होगी, तो हम वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं जिससे वो इन वेरिएंट्स को भी कवर कर पाए। और ये हम हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए भी करते हैं कि हम उसको चेंज करके नई वैक्सीन बनाते हैं। सबसे एक और जो परेशानी वाली बात है जिसको हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। ऑल्दो भारत में जो डेटा सजेस्ट करता है कि 75% लोग ये कहते हैं कि वो वैक्सीन लगा लेंगे, लेकिन तब भी कई लोगों को कंसर्न है कि वैक्सीन सेफ हैं या उनके साइड इफेक्ट्स तो नहीं हैं। और यंगर लोगों में और जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनमें काफ़ी हेजिटेंसी है कि वैक्सीन हम लगाएं या ना लगाएं, और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। WHO ने कहा था कि वैक्सीन हेजिटेंसी टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स में है, क्योंकि अगर लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो फिर हम इस पैंडेमिक से बाहर नहीं आ पाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोगों को समझाएं कि आगे आके वो वैक्सीन लगाएं। इसी के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि देयर इज नीड टू चेंज एंड नेसेसिटी टू इवॉल्व ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ये एक बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे पैंडेमिक आगे बढ़ता है, नई चीज़ें चैलेंजेस आती हैं, हम अपने आप को भी चेंज करें जिससे हम इस पैंडेमिक के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, क्योंकि हर हर दिन नए चैलेंजेस ये वायरस हम पे फेंकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पैंडेमिक अभी भी हमारे बीच में है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग है और उससे हम वेरिएंट्स को पिकअप कर सकते हैं। और अगर थर्ड वेव को हमने रोकना है और कम करना है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, क्राउड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, और जहां जहां पर भी केसेस बढ़ते हैं वहां पे स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से हम थर्ड वेव से बच पाएंगे। तो अंत में यही कहूंगा कि अगर हम ये सब चीजें करें तो हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी